हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अदनान और आप देख रहे हैं बुनियाद बायो की। तो ये हमारा डेमो लेक्चर है, जैसे कि आप सबने रिक्वेस्ट की थी कि एक डेमो लेक्चर हमें चाहिए। तो ये रहा आपका डेमो लेक्चर, ये रिकॉर्डेड है और इसमें एडिटिंग का भी यूज़ किया जाएगा और बहुत क्रिस्प वे में और बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल। सेल होता क्या है? सबसे पहले तो सेल आया कहाँ से? जो टर्म है सेल, वो आया कहाँ से? सेल आया है ग्रीक वर्ड सेलुले से, या शायद लैटिन वर्ड। हमें उससे कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन एक वर्ड से आया है सेलुले। उसका नाम होता था, उसका मतलब होता था चैम्बर। सेलुले मीन्स चैम्बर, सेलुले मीन्स चैम्बर। तो चैम्बर जो होते थे, मतलब जैसे कि पुराने ज़मानों में जो जेल्स होते थे उन्हें सेल्स कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है। तो वैसे ही हमारे बॉडी जिससे बनी है वो भी एक चैम्बर जैसा ही स्ट्रक्चर है, तो इसलिए उसे क्या कहते हैं? हम सेल कहते हैं। 9th-10th में एक सिंपल डेफिनेशन होती थी कि सेल क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का। जैसे कि एक पूरा घर एक ईंट से मिलके बनता है, उसका एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है एक ईंट। ठीक है, एक ईंट से मिलके पूरा घर बनता है, बिकॉज ईंट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ घर। वैसे सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, या फिर एनिमल बॉडी, या फिर हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी, वो सब सेल से ही बनता है। तो सेल में हमने सबसे पहले क्या क्या देखा? तो दो सबसे पहले साइंटिस्ट के नाम हमने देखे, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि सबसे पहले आया रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया डेड सेल। मतलब कि उसने जो सेल डिस्कवर किया था वो लिविंग नहीं था, वो ऑलरेडी मर चुका था, डेड था वो। और अब डिस्कवर और इन्वेंट में क्या फ़र्क है वो आपको मैं बताऊंगा। कोई चीज़ ऑलरेडी होती है और उसे हमने पता लगाया है, तो वो डिस्कवर है। जैसे कि इंडिया डिस्कवर हुआ था, ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर हुआ था, उसे डिस्कवर कहते हैं। एनिमल्स ऑलरेडी होते हैं लेकिन वो पाए जाते हैं, तो उसने डिस्कवर करना बोलते हैं। लेकिन कोई चीज़ बनाई जाती है, जैसे कि टीवी, वॉशिंग मशीन, ये है इन्वेंट। तो ये फ़र्क होता है इन्वेंट का और किसका? बोलो बोलो, किसका? डिस्कवर का। तो सेल तो पहले से था ही ना। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया? डिस्कवर किया। किसे डिस्कवर किया? डेड सेल को डिस्कवर किया। वैसे ही लिवेन हुक आया। क्या नाम था उसका? एंटन वन लिवेन हुक। उसने क्या डिस्कवर किया? उसने लिविंग सेल डिस्कवर किया। क्या डिस्कवर किया? लिविंग सेल डिस्कवर किया। एल फॉर लिवेन हुक, एल फॉर लिविंग सेल, एल फॉर लिवेन हुक, एल फॉर लिविंग सेल। लिवेन हुक ने क्या डिस्कवर किया? लिविंग सेल डिस्कवर किया। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। तो दो साइंटिस्ट आए जो उन्होंने बहुत बताया सेल के बारे में। कुछ ईयर था 1938, और एक साइंटिस्ट आया 1930 1839, 1838 और 1839। ठीक है, उन दो साइंटिस्ट का नाम था स्लेडन एंड श्वान। स्लेडन जो था वो एक बॉटनिस्ट था। बॉटनिस्ट मतलब कि झाड़ों के बारे में पढ़ता था, वो पेड़ों के बारे में पढ़ता था। और जो श्वान था वो जूलॉजिस्ट था, वो एनिमल्स के बारे में पढ़ता था। लेकिन जो श्वान था वो एनिमल्स के बारे में पढ़ता तो था, जूलॉजिस्ट तो था ही, लेकिन साथ में उसने प्लांट्स के बारे में भी स्टडीज़ कर रखी थी। ठीक है, उसने कर रखी थी। तो श्लेडन के बारे में जानते हैं। श्लेडन जो जर्मन बॉटनिस्ट था, उसने क्या दिया? उसने क्या बोला? उसने ये बोला कि जो भी सेल है, ठीक है, श्लेडन श्लेडन जो है उसने क्या बनाया? उसने क्या बोला? उसने बोला कि सब जो भी ऑर्गेनिज्म है वो किससे बनता है? सेल से बनता है। ठीक है, और जो श्वान है उसने एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के बारे में बताया। उसने प्लांट्स के बारे में बताया कि जो प्लांट्स की आउटर बाउंड्री है उसे सेल वॉल कहते हैं। जैसे कि मेरा मेरा ये जो शर्ट है, मेरी आउटर बाउंड्री है, क्योंकि मुझे कवर कर रही है। आउटर मेम्ब्रेन मेरी क्या है? शर्ट है। वैसे ही प्लांट में आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल वॉल होती है। वही एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। तो उसने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ़र्क क्या है? एनिमल में सेल वॉल बाहर होती है, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और प्लांट में बाहर सेल वॉल होती है और अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। वही एनिमल में सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल उसमें नहीं होती। ठीक है, उसमें सेल वॉल नहीं होती। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो रिजिड नहीं होती, और जो सेल वॉल होते हैं वो रिजिड होती है। अब रिजिड बोले तो आपने आपको आया आ रहा होगा ना थॉट कि रिजिड मतलब क्या है ना?
अब रिजिड मतलब कि जो मूव नहीं कर सकता। जैसे कि मेरे घर की जो वॉल्स है वो रिजिड है, मैं इसे धक्का मारूंगा ये हिल नहीं सकती, पीछे नहीं जा सकती, ये रिजिड है। वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजिड नहीं होती, वो बस एक मेम्ब्रेन है। जैसे कि मेरी शर्ट, अगर मैं आगे निकल जाऊँ तो शर्ट आगे हो जाएगा, मतलब ये मुझे लिमिट तो कर रहा है, मतलब इसके बाहर मैं नहीं जा सकता, लेकिन ये अपना शेप चेंज कर सकता है। तो लिखा गया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डीलिमिटिंग बाउंड्री है, मतलब वो मुझे लिमिट कर रहा है। जैसे कि स्कूल में जो कंपाउंड होता था स्कूल का, वो स्टूडेंट्स को लिमिट करता था, बच्चे उसके बाहर नहीं जा सकते थे और अंदर कहीं भी घूम सकते थे। वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें हमारे सेल के कंपोनेंट को, जो अंदर कंपोनेंट पाए जाएंगे, उनको लिमिट करता है। तो इसलिए बोला गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, डीलिमिटिंग बाउंड्री है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सेल होता क्या है। सेल होने के लिए तीन चीज़ें चाहिए, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए और साइटोसोल होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री होती है, जिसकी परमेबिलिटी हम आगे पढ़ेंगे कि वो कैसी होती है। ठीक है, दूसरा होता है जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल क्या है दोस्तों, तो जेनेटिक मटेरियल जी से आता है, जी फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो जो अगली जनरेशन में हमसे जाएगा उसे कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। जैसे कि मैं मेरे पापा के जैसा इसलिए दिखता हूँ क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल मुझ में आया है, इनहेरिट हुआ है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट हुआ है। इसलिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो आता है उसे जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, और जो एक्सप्रेस करता है, जो जिसकी मदद से प्रोटीन बनता है, उसे कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो दो तरह के जेनेटिक मटेरियल होते हैं, और सेल होने के लिए जेनेटिक मटेरियल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोसोल इंपॉर्टेंट, ये तीन चीज़ें तो होने ही चाहिए। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। सेल्स के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों भी हो सकते हैं या एक भी हो सकता है, लेकिन जब वो जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करते हैं तब एक ही कोई वर्क कर सकता है। या तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है प्रोटीन बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने का काम कर सकता है, या फिर अगली जनरेशन में जा सकता है। या तो आरएनए एक्सप्रेस कर सकता है प्रोटीन बनाने के लिए, या फिर वो दूसरी जनरेशन में जा सकता है। दोनों आरएनए और डीएनए एट अ टाइम किसी एक ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट नहीं करते। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम। आगे हमने क्या देखा, साइटोसिल किसे कहते हैं। जैसे कि एक सेल है, सेल के बाहर सेल वॉल होती है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं। ठीक है, और ये सेल ऑर्गेनल होते हैं ना, तो सेल ऑर्गेनल, अब ये पूरा जो हमारा कमरा है उसे हमने एक सेल मान लिया, तो ये सेल ऑर्गेनल तैरते हैं। तो तैरते किस वजह से है, एक सेमी फ्लूइड मटेरियल होता है वहाँ पे। सेमी फ्लूइड बोले तो पानी जैसा, जेली जैसा, एक गाढ़ा सा मटेरियल होता है, जिसके जो सेल के अंदर भरा होता है, और सेल वॉल के अंदर होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी अंदर होता है। और उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल है वो मूव कर रहे होते हैं। जैसे कि ये बेड हो गया, जैसे कि ये बाकी सब चीज़ें जो भी है, सोफ़े वगैरह, ये कमरे के अंदर है, और हमने अगर कोई सेमी फ्लूइड मटेरियल, कोई गाढ़ा मटेरियल भर दिया तो ये तैरने लग गए, तो ये सेल ऑर्गेनल है जो तैर रहे हैं अंदर। अब सेल ऑर्गेनल क्या है, ये लिटिल ऑर्गन्स है, मतलब कि जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, किडनी, लंग्स, वैसे ही सेल के ऑर्गन है ये, छोटे से ऑर्गन, छोटे से सेल के छोटे से ऑर्गन होते हैं ये। इनका एक स्पेसिफिक काम होता है और स्पेसिफिक शेप होता है। जो सेल ऑर्गन होते हैं, किसी के पास आउटर बाउंड्री होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, मतलब कि किसी ने एक कवर पहना होता है, किसी ने दो कवर पहने होते हैं, और किसी ने कवर पहना ही नहीं होता। किसी की एक मेम्ब्रेन बाउंड होता है, कोई कोई दो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और कोई कोई मेम्ब्रेनलेस होते हैं। ठीक है ना, तो इनके एग्जाम्पल भी हमें याद करने हैं। जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, जो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है उन्हें कहते हैं, उनके एग्जाम्पल है न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। प्लास्टिड, ठीक है, क्या याद करना है, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, और क्या याद करना है, बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। ये क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। मेम्ब्रेनलेस क्या होते हैं, राइबोसोम और सेंट्रोसोम आर मेम्ब्रेनलेस। राइबोसोम और सेंट्रोसोम आर मेम्ब्रेनलेस। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखना है, ये पॉज में लेते जाऊंगा क्योंकि आप प्रोसेस कर पाए, और आपके पास कॉल तो है ही पूछने के लिए। तो हमने देख लिया, अभी तक हमने क्या देखा, बीच बीच में मैं पुराना भी पढ़ाते जाऊंगा फिर से।
हमने देखा कि रॉबर्ट हुक ने क्या दिया, हमने देखा लिवन हुक ने क्या दिया। रॉबर्ट हुक ने क्या दिया, डेड सेल डिस्कवर किया। लिवन हुक ने लिविंग सेल डिस्कवर किया। स्लेडन आया, श्वान आया। स्लेडन क्या था, जर्मन बॉटनिस्ट। श्वान क्या था, जूलॉजिस्ट। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, श्वान ने क्या बोला, श्वान ने बोला दोनों के बारे में, प्लांट के बारे में, एनिमल के बारे में। प्लांट के बारे में उसने बोला कि सेल वाला आउटर बाउंड्री है। एनिमल के बारे में उसने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री है। और स्लेडन ने क्या बोला, स्लेडन ने बोला कि हर एक ऑर्गेनिज्म किससे बना है, सेल से मिलके बना है। और दोनों ने मिलके सेल थ्योरी थी। सेल थ्योरी में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। जैसे कि अलग अलग इन्होंने काम किया था, लेकिन दोनों ने मिलके भी काम किया। मिलके एक स्टेटमेंट दी इन्होंने, जो था ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है। और इनको करेक्ट किया रुडोल्फ रिचो ने। करेक्ट किया मतलब ये नहीं बता पाए थे दोस्तों कि डिस्कवर कैसे हो रहे सेल, नए सेल आ कैसे रहे। आपने ये तो बता दिया ये लिविंग सेल है, इससे पूरा ऑर्गेनिज्म बना है, यही बिल्डिंग ब्लॉक है, यही स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है कि नहीं। लेकिन ये आ कहाँ से रहे, ये नहीं बता पाई थी। ये रुडोल्फ रिचो ने बताया था। किसने बताया था, रुडोल्फ रिचो ने बताया था। उन्होंने बताया था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। जैसे कि जो नए सेल आते हैं वो पुराने सेल से डिवाइड करके बनते हैं। ठीक है, आया समझ। सेल थ्योरी मॉडिफाई किसने की थी, रुडोल्फ रिचो। दी किसने थी, स्लेडन और श्वान ने। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, 3 चीज़ें चाहिए सेल होने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोसोल और बोलो तीसरा बोलो, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। अब जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर थे ना सेल ऑर्गेनल में, उनमें एक था न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस है क्या, न्यूक्लियस वो है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल के बाहर एक मेम्ब्रेन बना दी और वो पूरे स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। अब न्यूक्लियस से ही तो सेल 2 चीज़ों में डिवाइड होता है। एक 2 तरह के सेल होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल पुराना सेल होता है, पी फॉर प्रोकैरियोटिक, पी फॉर पुराना। और यूकैरियोटिक सेल, ई फॉर इवोल्यूशन, ई फॉर यूकैरियोटिक, ई फॉर यूकैरियोटिक आता है। तो इवोल्यूशन से कौन बना, यूकैरियोटिक बना। पहले कौन रहता था, पुराना कौन है, प्रोकैरियोटिक। तो अभी बनने वाली चीज़, इवोल्यूशन होने के बाद बनने वाली चीज़, वो ज़्यादा एडवांस होंगी या कम एडवांस होंगी। जैसे कि पोकेमॉन में कोई विकसित होता था, है कि नहीं, क्या बल्बासौर, बल्बासौर विकसित होता था तो वो ज़्यादा एडवांस हो जाता था कि कम एडवांस हो जाता था, ज़्यादा एडवांस होता था ना। वैसे ही एवोल्यूशन हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बने। कुछ प्रोकैरियोटिक सेल से आज भी प्रोकैरियोटिक सेल भी पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल भी पाए जाते हैं। तो वो यूकैरियोटिक सेल ज़्यादा एडवांस होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से। कैसे के, क्यों ज़्यादा एडवांस है, देखिए। जो जेनेटिक मटेरियल तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी है और यूकैरियोटिक सेल में भी है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं है, इसलिए उसके जेनेटिक मटेरियल को हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। ठीक है, वहाँ न्यूक्लियस नहीं होता। वही यूकैरियोटिक सेल जो हमारा है, वहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक मेम्ब्रेन से कवर होता है। ठीक है। वहाँ पे राइबोसोम जो कि यूनिवर्सल ऑर्गेनल है, जैसे कि मैंने बोला सेल में लिटिल लिटिल ऑर्गन पाए जाते हैं, उनमें से एक ऑर्गन होता है राइबोसोम, जो कि हर प्रोकैरियोटिक में और हर यूकैरियोटिक में होता ही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोकैरियोटिक में मिलेगा, ऐसा नहीं है सिर्फ यूकैरियोटिक में मिलेगा, ऐसा नहीं है सिर्फ प्लांट में मिलेगा, ऐसा नहीं है सिर्फ एनिमल में मिलेगा। ठीक है। तो राइबोसोम दोनों में होते हैं, बस इनका टाइप अलग होता है। ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे। और जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर सर्कुलर होता है, गोल होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। वही जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें लीनियर होता है और लैडर लाइक होता है, मतलब डबल स्टैंडर्ड होता है और लीनियर लाइक, जैसे कि ऐसे होता है बस। ठीक है। ये हमने देखा डिफरेंस प्रोकैरियोटिक का और यूकैरियोटिक का। ये 2 तरह के सेल हमने पढ़ लिए। इसके बाद हमने पढ़ लिया सेल होने के लिए चाहिए क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। साइटोसोल मैंने बता दिया कि जो सेमी फ्लूइड मटेरियल होता है, जैसे कि एक कटोरी है उसमें गुलाब जामुन है, तो गुलाब जामुन सेल ऑर्गेनल है। मैंने गुलाब जामुन निकाल दिया तो क्या बच गया, बोलो क्या बच गया, साइटोसोल बच गया। जो चाशनी बच गई वो क्या है, साइटोसोल है। और जो गुलाब जामुन है वो क्या है, सेल ऑर्गेनल है। उसके बाद हमने देखा परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या होती है, जैसे कि मैं अगर कोई मेम्ब्रेन क्रॉस कर पा रहा हूँ, मुझे मेम्ब्रेन क्रॉस करने दे रहे हैं, तो मैं क्या हूँ, परमिएबल हूँ। क्या हूँ, परमिएबल। जैसे कि एक कॉटन नेट होती है, कॉटन का कपड़ा होता है, उससे पानी पास कर जाता है, उसमें थमता नहीं, तो वो क्या होती है, परमिएबल होती है। वही अगर हम टी शर्ट शर्ट ले लें उसमें पानी जमा हो जाएगा अगर हम करेंगे तो, क्योंकि वो परमिएबल नहीं है।
तो परमिएबिलिटी इसे कहते हैं कि हम पास कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर हम पास कर पा रहे हैं तो हम बोलेंगे परमिएबल, और हम पास नहीं कर पा रहे तो हम बोलेंगे इम्परमिएबल। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। जैसे कि कोई भी अगर सॉल्यूशन हम देखें तो उसमें एक सॉलिड पार्ट होता है, या फिर जो कम मात्रा में होता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है मेनली जो लिक्विड फेज में पाया जाता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट ऐड करते हैं, सॉल्वेंट जो ज़्यादा मात्रा में होता है और सॉल्यूट जो कम मात्रा में होता है। एक एग्जांपल लूँगा मैं समझाने के लिए, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं इस पे कॉल पे, थोड़ा टफ लगेगा आपको ये। तो जैसे कि एक पानी है, वो सॉल्वेंट है, हमने एक कप पानी लिया, उसमें हमने शक्कर मिला दी। शक्कर क्या है? सॉल्वेंट है। तो शक्कर क्या है? सॉल्यूट है। शक्कर क्या है? सॉल्यूट है। शक्कर क्या है? सॉल्यूट है। सॉरी, मैंने सॉल्वेंट बोल दिया था। और जो पानी है वो सॉल्वेंट है। तो ये होता है सॉल्यूट और ये होता है सॉल्वेंट। जो चीज़ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को नहीं आने दे रही वो होती है इम्परमिएबल, और जो सॉल्यूट को आने दे रही सॉल्वेंट को नहीं आने दे रही, या फिर जो सॉल्वेंट को आने दे रही सॉल्यूट को नहीं आने दे रही, किसी एक को आने दे रही, उससे हम बोलेंगे सेमी परमिएबल। और जो कुछ सॉल्यूट को आने दे रही, कुछ सॉल्यूट को नहीं आने दे रही, कुछ सॉल्वेंट को आने दे रही, कुछ सॉल्वेंट को नहीं आने दे रही। कौन? मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कोई भी मेम्ब्रेन। वो क्या बोलेंगे? उसे हम सिलेक्टिवली परमेबल बोलेंगे, क्योंकि वो सिलेक्ट कर रही है कि कौन मेरे अंदर आए, कौन मेरे अंदर नहीं आए। वो खुद सिलेक्ट कर रही है। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉल्वेंट को आने दे रही सब, या किसी को नहीं आने दे रही, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो क्या है? सिलेक्टिवली परमेबल है। क्या है वो? सिलेक्टिवली परमेबल है। क्या है? सिलेक्टिवली परमेबल है। ठीक है। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है बच्चों? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल है। क्या है? सिलेक्टिवली परमेबल है। क्या है? सिलेक्टिवली परमेबल है। अब राइबोसोम की बात कर रहे हैं हम। राइबोसोम दो तरीके के होते हैं। एक होता है राइबोसोम जिसका यूनिट, जिसका वैल्यू होता है 80s, 80, और उसके बाद हम लिखते हैं एस। और एक राइबोसोम होता है 70s राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के राइबोसोम में 70s राइबोसोम होता है, उस टाइप का राइबोसोम होता है 70s राइबोसोम। वही जो यूकैरियोटिक एनिमल होते हैं, यूकैरियोटिक प्लांट्स होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें क्या होता है? बोलो, उनमें क्या होता है? सॉरी, उनमें होता है 80s राइबोसोम। अब ये एस क्या है? इस एस को स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं। जैसे एक मैंने पानी ले लिया और मैंने दो तरीके के राइबोसोम को उसमें डाला, तो हुआ क्या? यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम था 80s राइबोसोम जिसे आज हम जानते हैं, वो बहुत जल्दी नीचे आ गया। और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम था 70s राइबोसोम, वो जल्दी नीचे नहीं आया। इसका मतलब उसका वेट कम था। तो ये जो स्वेडबर्ग यूनिट है, ये हमें डायरेक्टली क्या बताता है कि कौन कितने स्पीड से गिरता है, नीचे कितने स्पीड से गिरता है कोई, फॉलिंग कैपेसिटी क्या है। वही ये इनडायरेक्टली हमें बताता है। मतलब जैसे कि अगर हमने बताया कि मैं खाना नहीं खा रहा, तो डायरेक्टली मैंने क्या बताया? मैं खाना नहीं खा रहा। लेकिन मैं इनडायरेक्टली क्या बता रहा हूँ? मैं गुस्सा हूँ इसलिए खाना नहीं खा रहा। तो वैसे ही बात ऐसी है कि डायरेक्टली हमें क्या बताता है कि कितने फॉलिंग कैपेसिटी क्या है, कौन कितने तेज़ी से गिर रहा है पानी के अंदर। लेकिन इनडायरेक्टली हमें ये क्या बताता है? साइज़ बताता है और डेंसिटी बताता है। क्या बताता है? साइज़ बताता है और डेंसिटी बताता है। यहाँ नोट्स शो हो रहे होंगे, इसलिए मैं फास्ट बोल रहा हूँ, आपको नोट्स पढ़ते रहना है। और ये लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही है। मैं आपके कॉल्स अटेंड करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको कैसा पढ़ाना है। तो अभी तो मैं मुझे जैसा आता है पढ़ाना वैसा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपके अकॉर्डिंग मैं तब पढ़ाने लगूँगा जब मैं आपको जानूँगा। तो 70s और 80s हमने देख डाला। तो जो राइबोसोम होता है वो दो यूनिट से मिलकर बनता है। ठीक है, एक यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो 80s होता है, तो वो दो यूनिट से मिलकर बनता है। हमें क्या करना है? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमें 20-20 नंबर कम करते जाने हैं। 80s राइबोसोम 60s और 40s से मिलकर बनता है। 60 + 40 = 80। 60 + 40 = 80। पहले हमने 80 में से 20 कम कर दिया और 20 कम कर दिया। वैसे 70s राइबोसोम किससे मिलकर बना होगा? 20-20 कम करते जाओ, सिंपल। बोलो, बोलो, जोर से बोलो, बोलो। 70s राइबोसोम बना होगा 50s से और 30s से। ठीक है। अब आगे हम न्यूक्लियस पढ़ने वाले हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पढ़ाना सही रहेगा, क्योंकि एक तो इतना ज़्यादा कंटेंट मैं किसी को भी नहीं दूंगा, क्योंकि पे करने के बाद ही मैं एफ़र्ट लगा पाऊँगा। फ्री में मैं कितना पढ़ाऊँ? तो आप बताओ, आपको लगा कैसा लेक्चर? शायद नहीं भी लगाऊंगा अच्छा, क्योंकि ये मेरा पहली बार है। मुझे आता सब है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। 3 दिन 2-3 दिन में पढ़ाऊँगा तो मुझे आदत हो जाएगी टेक्नोलॉजी की,
एक्सप्रेस करने की, और आपको मैं समझ जाऊँगा 1 टू 1 बातें करके, तो टाइम लगेगा। लेकिन आपको कैसा लगा लेक्चर बताएँ? थैंक यू, जल्द से जल्द देखिए। शॉर्ट इसलिए रखा कि आप 1 घंटे का देखोगे भी नहीं, अभी तो भी, बिना पैसे दिए। ठीक है? ऑल द बेस्ट।